पैशन को फॉलो करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर जो स्किल अभी डिमांड में है, शायद अगर आप सीख भी गए हो तो दोनों में से क्या फॉलो करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट? So, in a way, skills and passion both are equally important. But if you ask me what first, then of course skills. स्किल्स are more. Because without skill, you cannot live your passion. जैसे कि बीबी हो गया, बीटेक हो गया, बीसी हो गया, जो स्टूडेंट्स अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं, तब उनके मन में क्या क्लैरिटी रहनी चाहिए रिगार्डिंग करियर? तो पहला काम सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा काम स्किल बिल्डिंग, तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम इसमें होता है वो होता है एक्सपोजर. इज एन एमबीए स्टिल वर्थ इट इन 2025? If you know why you want to pursue MBA, this is the reason, and after completing my MBA I will achieve this, then of course it is useful. But if you are just buying some time from your life and spending some hard earned saving of your parents, then it is of no use. कंपनीज का अप्रोच वो चेंज हुआ है कि पहले सिर्फ कॉलेज दिखते थे या अब स्किल्स दिखने लगे हैं? स्किल्स हो गया, एक्सपीरियंस हो गया. ब्रांड वैल्यू हर एक चीज की होती है और एजुकेशन में भी ये लागू होता है. इंडस्ट्री ये तो देखता ही है कि कहाँ से MBA किया है, लेकिन वो अब ये भी देखते हैं CV में कि आपने इंटर्नशिप कहाँ से किया है, लाइव प्रोजेक्ट्स किए हैं कि नहीं किए हैं, और जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उनका और उनका कोई कॉम्बिनेशन मैचिंग है कि नहीं है. तो सर, आपने करियर के रिलेटेड सबसे बिगर करियर मिथ क्या पाया होगा, आपने सुना होगा? सबसे बिगर मिथ जो मैंने पाया है वो ये है कि साहब एक बार मैंने जिस रास्ते पे चलना शुरू कर दिया वही मेरा रास्ता है. वही है बस, अब जो भी हो, नाउ देयर इज नो चेंज. सही बात है ना. करियर, स्टेबिलिटी एंड हैप्पीनेस, Okay. व्हाट शुड मैटर द मोस्ट? Many people have told me in person that this is the one thing they have missed throughout the life, and that is happiness. हेलो एवरीवन. आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर त्रिलोक शर्मा. ही इज फोर्ब्स लिस्टेड लीडर. ही इज ऑल्सो एन ऑथर ऑफ द बुक द कॉर्पोरेट हनुमान, as well as he is executive director at Vocademics. He is also visiting faculty at premium management institutes, and he has mentored over thousands of students in India as well as abroad. As well as he is the writer of the most loved newsletter, The Mentor Mondays. इस पॉडकास्ट में हमने अर्ली करियर क्लैरिटी की बात की है, MBA रियलिटीज की बात की है, AI एंड ऑटोमेशन की भी बात की है, as well as insights from the corporate Hanuman as well as the Mentor Mondays भी इसमें included है. So do watch this podcast till the end and enjoy our video. Thank you sir for doing this podcast. Sir, जैसे आपका 35 plus years of experience है इस फील्ड में, तो you would have met a lot of students in between, a lot of stories you would be knowing. तो आपके हिसाब से अगर स्टूडेंट्स की जर्नी स्टार्टिंग से अगर शुरू कर रहे हो, तो जैसे कि BBA हो गया, बीटेक हो गया, BC हो गया, जो स्टूडेंट्स अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं, तो वो जब शुरू कर रहे हो तब उनके मन में क्या क्लैरिटी रहनी चाहिए रिगार्डिंग करियर? अब इस फील्ड में आ गए, अब क्या क्लैरिटी होनी चाहिए उनके मन में? देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद. आई हैव गॉन थ्रू वेरियस एपिसोड्स यू हैव ऑलरेडी कंडक्टेड, एंड आई रियली अप्रिशिएट द वे यू आर डूइंग दिस इनक्रेडिबल जॉब. थैंक यू सो मच सर. सो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पर्टिकुलर एपिसोड. अब रहा आपका सवाल कि करियर की बिगिनिंग में मीन्स ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन के टाइम पे what kind of clarity should be there. I think there are 3 important points which everyone should keep in mind before choosing any path. Right? So first thing is self awareness. आप अपने बारे में कितना जानते हो? क्योंकि देखिए, करियर पाथ्स के बारे में, करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज से जानकारी मिल जाएगी, बट हाउ मच यू नो अबाउट योर सेल्फ, व्हाट आर यू मेड फॉर. आपकी अगर अपने बारे में अवेयरनेस नहीं है तो सारी चीजें बेकार हो जाती हैं. अब सेल्फ अवेयरनेस में क्या, व्हाट आर माय इंटरेस्ट्स,
what is my competency, what motivates me, what I am made for, क्या काम करना मुझे अच्छा लगता है, क्या काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता है. तो ये जो सेल्फ अवेयरनेस इज द फर्स्ट पिलर. एंड इफ a person is self aware enough, then it makes his decision and choices very easy. कि यार ये काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, इस तरह का काम, इसमें अपॉर्चुनिटीज तो हैं लेकिन ये मेरे अनुरूप नहीं है, इट्स नॉट बी फिटिंग फॉर मी. देन ही विल से ओके, लेट मी एक्सप्लोर अनदर ऑप्शन. Then he will think about another option. So first thing is self awareness. Second thing is skill building. Once you are aware that what capabilities you have, what you want, what you can do, how you think, what motivates you, what demotivates you, if you are aware about your self things, then accordingly the second stage automatic comes, that is skill building. फॉर एग्जाम्पल, ग्रास रूट लेवल के एग्जाम्पल से अपन बात करते हैं कि मान लीजिए कि आपको आपके पेरेंट्स ने एक कार दे दी और कहा कि बेटा जाओ 4 दिन छुट्टी मनाओ, बजट की कोई चिंता मत करना. ठीक है, आपने बजट पॉकेट में रख लिया, गाड़ी में बैठ गए. तो इफ यू आर नॉट अवेयर कि मुझे जाना कहाँ है, तो आप कुछ देर गाड़ी में बैठ के स्टार्ट करने से पहले सोचेंगे. अगर आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं तो एक बार तो निकल पड़ेंगे कि चलो देखते हैं, फिर जहाँ जाना होगा देखेंगे. फिर वैष्णो देवी सर्कल जाके सोचोगे कि बड़ोदरा की तरफ जाऊं, कि हिम्मतनगर की तरफ जाऊं, कि राजकोट की तरफ जाऊं. राइट. तो इफ यू आर अवेयर कि यार आई लव राजकोट, आई हैव टू एक्सप्लोर राजकोट, मुझे राजकोट की ये चीज़ें अच्छी लगती है, मेरे को कभी मौका मिलेगा तो मैं राजकोट जाऊंगा, देन देयर विल बी नो कन्फ्यूजन. Then you will check your fuel pump, पेट्रोल कितना है गाड़ी में, और भरवाना है कि नहीं भरवाना है. सही बात. एयर प्रेशर, ब्रेक ऑयल, राजकोट का रास्ता कैसा है ये भी आपको पता होगा क्योंकि आपको राजकोट के बारे में पता है. तो यू नो दैट द हाउ द जर्नी विल बी, हाउ मच टाइम इट विल टेक, what time I am leaving the house, what time I will reach there. In between, do I have to take some break for lunch or breakfast or something else? तो then automatically आपका रूट मैप क्लियर हो जाता है. नहीं तो फिर क्या होगा, वैष्णो देवी सर्कल पे जाके आप फोन करोगे अपने किसी फ्रेंड को, यार 4 दिन की छुट्टियां हैं, चल कहीं चलते हैं. वो बोलेगा कहाँ चलें, आप बोलोगे उदयपुर चलते हैं, बोलेगा नहीं यार मेरा तो सापुतारा जाने का मन है. उदयपुर से वो फिर कंपेयर करेगा, आपको कन्विंस करेगा कि उदयपुर मत जाओ, सापुतारा जाओ. और आप कहीं ना कहीं उससे या तो इन्फ्लुएंस हो जाओगे या आप उसको इन्फ्लुएंस कर दोगे. सही बात. तो या तो वो उदयपुर नहीं जाना चाहता है, उसको आप उदयपुर ले जाओगे, या आप सापुतारा नहीं जाना चाहते, वो आपको सापुतारा ले जाएगा. द सेम थिंग हैपेंस इन करियर पाथ. इफ वी आर नॉट क्लियर, then you will find many advisors. आपके पेरेंट्स आपको अपने अनफुलफिल्ड विशेस को पूरा करने की बात करेंगे. आपके पीयर्स जो हैं वो आपको कहेंगे कि नहीं यार ये ज़्यादा अच्छा है, मैंने सर्वे किया, मेरे अंकल ने बोला, मेरे अंकल IAS हैं, उन्होंने कहा कि ये कर ले. तो आप उससे इन्फ्लुएंस्ड हो जाओगे. तो कहीं ना कहीं आप जो कर सकते हो या आप जो करना चाहते हो वो सेकेंडरी हो जाएगा. और वो सेकेंडरी हो गया तो फिर धारा में बहना है आपको, हवा जिधर ले जाए जाना है. लेकिन अगर आपको पता है कि मुझे एक्स डायरेक्शन में जाना है, तो उस एक्स डायरेक्शन के लिए जो प्रिपरेशन आपको चाहिए वो आप ऑटोमेटिकली करोगे. एंड दैट इज व्हाट इज स्किल बिल्डिंग. कि भाई अगर मुझे मैनेजमेंट में जाना है, कि इंजीनियरिंग के मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है, तो उसके लिए मेरे को क्या क्या स्किल्स चाहिए, वो स्किल्स डेवलप करना आप डे 1 से शुरू करोगे. कि यार चलो मैं 4 ईयर डिग्री कोर्स में एडमिशन लिया है, आफ्टर 4 ईयर आई हैव टू लैंड देयर, और वहाँ लैंड करने के बाद मुझे XYZ स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो क्यों नहीं मैं इन 4 सालों में उन स्किल्स को डेवलप कर लूँ. सही बात. लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है, आपने किसी के प्रभाव में आकर के, यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय समबडी एंड यू हैव टेकन सम कोर्स,
then you don't know. Then you will think, okay, 4 साल बाद देखेंगे, कुछ नहीं होगा तो MBA तो है ही. सही बात. तो ये दूसरी चीज होगी. तो पहला काम सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा काम स्किल बिल्डिंग, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम इसमें होता है वो होता है एक्सपोजर. हाउ मच यू आर एबल टू एक्सपोज योर सेल्फ टू योर पियर्स, योर सीनियर्स एंड द सोसाइटी वेयर यू आर लिविंग. तो एक्सपोज करने के बहुत सारे तरीके हैं. सेल्फ स्किल्स को डेवलप कर लिया आपने, उसके बाद आपको स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की जरूरत पड़ती है एक्सपोजर के लिए. आज मैं आपके पास हूं तो आपको मेरे बारे में किसी के थ्रू पता चला. हाँ. डायरेक्ट तो पता ही नहीं चला. हाँ. तो मेरा एक्सपोजर किसी के पास हुआ, उसको लगा कि हाँ यार ये बंदा काम का. हाँ. तो एक्सपोजर होना जरूरी है. एक्सपोजर के लिए नेटवर्किंग. तो किस कॉलेज में एडमिशन लें कि हमारा नेटवर्किंग स्ट्रांग बने, किस लेवल के लोगों से हमारा नेटवर्क होगा तो हम अपने टारगेट तक पहुंच पाएंगे, कितना डीप या कितना स्ट्रांग नेटवर्किंग होना चाहिए, वो एक चीज. दूसरा जो सेल्फ एक्सपोजर होता है कि आप में मान लीजिए कि यू आर वेरी गुड इन ओरेटर, तो ड्यूरिंग दीज 4 years don't miss any opportunity to expose yourself. Suppose you are very good in doing some research work. So during this 4-year course, do some good research work, unique research work, and expose yourself. Maybe you think कि नहीं मैं तो मैकेनिकल में अच्छा हूँ, मशीनें अच्छी बना सकता हूँ. Try that. लेकिन जिस एरिया में आप जाना चाहते हो उसके रिलेटेड स्किल्स डेवलप करके अपने आप को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है. एंड इफ यू आर एबल टू फॉलो दीज 3 things, you will definitely also consider the internship opportunities accordingly. हाँ, वैसे इंटर्नशिप होंगे नहीं, अदरवाइज क्या होगा कि यार ठीक है डिग्री कोर्स में कंपलसरी है इंटर्नशिप करना, कर लो जहां मिले वहां. और कई लोग तो आपको ऐसे भी मिले होंगे जो इंटर्नशिप करने जाते ही नहीं है, सर्टिफिकेट का जुगाड़ कर लेते हैं. सही बात. पास ही तो होना है, डिग्री करनी है. तो अगर आपका गोल क्लियर है, सेल्फ अवेयर हो, आप में स्किल्स भी हैं, तो डेफिनेटली आप ऐसी जगह इंटर्नशिप करना चाहोगे जहां आपकी स्किल और पॉलिश हो, जहां आपको एक्सपोजर और ज्यादा मिले, जहां आप एम्प्लॉयर्स या इंडस्ट्रियलिस्ट के ज्यादा टच में आए और वो आपकी स्किल्स और कॉम्पिटेंसी के बारे में जाने. तो दीज आर द 3 basic pillars which everyone should think and work on them before choosing any course or any career path. And that way, is actually I have written recently a very good book. The name is The Corporate Hanuman. So you know, the life of Hanuman, what teaches us? He had clear goal from day one that I have to serve Shri Ram. अब राम की सेवा करने के लिए मेरे में क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, वो उन्होंने बचपन से ही डेवलप करनी शुरू की. राम तक पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा वो उन्होंने किया. राम के ऊपर क्या क्या संकट आ सकते हैं, उनसे कैसे फेस करना है, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर किया. सो ऑल दीज 3 things वर देयर. ही वाज सेल्फ अवेयर, he built up his skill sets, and he exposed himself to reach to Shri Ram. So the ultimate goal of Hanuman was Shri Ram. Similarly, every student or every aspirant professional should be very clear on what exactly he wants from his life. And I am sure by passing class 12th, our understanding towards life, our understanding towards various career options is much clearer than compared to class 8th pass. True. तो हो सकता है 11th 12th में आपने किसी के प्रभाव में आकर के कोई सब्जेक्ट या स्ट्रीम चूज कर लिया हो, लेकिन then you again have an opportunity while you are taking admission for graduation. Right? So that is the thing. Sir, totally amazed. Great ideology. पर सर अभी इसमें ना
मैं अभी जैसे कि मैं खुद कॉलेज में हूँ, सो आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल और लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग इन माय पीयर एज वेल, कि जो कहीं ना कहीं जैसे कि अभी इंटरनेट पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि बहुत सारी चीज़ों में ना कहीं ये मिलता है कि आज ये करियर बूम कर रहा है, आज यहाँ लोग अच्छे हैं, आज यहाँ लोग सक्सेस पा रहे हैं, यहाँ पे इतना पैकेज हो गया, लिंक्डइन पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज दिखती है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ रह जाती है कि आप कुछ चीज़ जैसे कि ऐप में इतना सेल्फ अवेयरनेस, जब इतना पूरा स्टिमुलेशन है सोशल मीडिया उस वगैरह पे, तो वो कहीं ना कहीं ढक के कहीं ना कहीं आपका ये साइड बात है कि हाँ, फैसिनेशन मेरे को इस चीज़ का है, मेरे को इस करियर में आगे बढ़ना है। फैसिनेशन इज वन थिंग एंड पैशनेट होना अनदर थिंग। हाँ। हमें बहुत सारी चीजें फैसिनेट करती हैं। हम्म। घर से कॉलेज जाते समय रास्ते में बहुत सारी चीजें फैसिनेट करती हैं। हम्म। हर जगह अपन रुक जाते हैं क्या? नहीं। क्योंकि हमारा गोल क्लियर है कि हमको टाइम पे कॉलेज पहुंचना है। सो इफ we are self aware enough and we know what we want from our life, then the fascinations are just small hurdles. These can be easily overcome. उनको आप आसानी से पार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आकर्षण में ही खो गए, तो फिर आप गोल तक, अंतिम उद्देश्य तक नहीं पहुंच सकते। फिर तो आप रास्ते में भटक जाओगे, मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाओगे। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कहता है कि लगभग 60% स्टूडेंट्स जो हैं until graduation or rather after post graduation even, they are not clear about their life goals. क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जो बात आपने कही कि उनमें सेल्फ अवेयरनेस होती नहीं है। वो इधर उधर के जो आंकड़े हैं, जो प्रोपोगेंडा है, जो नए नए काइंड के फैसिनेशंस हैं, वो उनमें डाइवर्ट हो जाता है, डेविएट हो जाता है। एंड दे फॉरगेट, रादर दे डोंट नो, तो फॉरगेट की तो बात ही नहीं आती। उनको पता ही नहीं कहाँ जाना है। सही बात। भले ही वो यहाँ से निकले हो निर्मा जाने के लिए, और मान लो रास्ते में उनको एक अच्छा रेस्टोरेंट दिख गया, जहाँ अच्छी भीड़ दिखी, वहीं रुक गए, 2 घंटे वहीं खराब कर दिए। हाँ, सही बात। फिर एकदम ध्यान आएगा, अरे यार मैंने 2 घंटे खराब कर दिए। तो एक दिन के अगर 24 घंटों में से 2 घंटे खराब हो जाए तो फिर भी बर्दाश्त किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ हमें 24 घंटे मिले, 24 घंटे इंटू 60 मिनट्स, तो 24 इंटू 60 कर लो आप, कितने मिनट होते हैं एक दिन में। तो ठीक है, 2 घंटों को आप रिकवर कर सकते हो। लेकिन जहाँ हमारा लाइफ स्पैन जो लगभग 70 ईयर्स का है, 70 ईयर्स के लाइफ में से अगर आपने 1 साल या 2 साल ऐसे ही बर्बाद कर दिए, सही बात, तो सोचो आप वो 2 साल तो आप वापस रीगेन नहीं कर सकते। और फिर आप पछताओगे, अरे यार मैं फैसिनेशन में फंस गया यार, मैं फालतू के अट्रैक्शन में फंस गया यार, मैं तो उसके चक्कर में आ गया यार, मेरे को पता होता कि ऐसा होगा तो मैं ऐसा नहीं करता। तो ये सोच आए उससे पहले, it is much better that we prepare ourselves, we spend some time, we invest some time on ourselves to know exactly who we are and what we want. So this kind of introspection, if there, one can get a clear view of his life and then he will never deviate. True. सही बात है। तो सर, जब हमने, चलो ये आइडियोलॉजीज हमको मिल गई 3 कि ये बढ़िया बात है, 3 चीज़ें फॉलो करनी है, इट्स गुड थिंग। तो अभी अब अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो क्या टीयर मैटर करेगा? टीयर 1 से हो, 2 कॉलेज है, 3 कॉलेज है, या जगह स्टेट आपका ऐसा है? Honestly? हाँ, honestly. No, as much as people think it is true, as much as people think it is true. Oh. but it is not correct in today's scenario. Today we are living in such an era where information blast is too much. Every small village of India is connected with internet. Every small village of India is connected with television, newspaper, and whatnot. So now this geographical barriers, tier 1, tier 2, this is nowhere now. Of course, if you talk about last century,
हम्म 20वीं शताब्दी की अगर अपन बात हाँ। करें, तब सूचना क्रांति का इतना विस्फोट नहीं हुआ था। हम्म या मैं मेरे जमाने की बात करूं, जब मैं स्टूडेंट था हम्म तो मेरे गांव में तो 3 दिन के बाद तो अखबार आता था। हम्म 1 तारीख का अखबार हमको 3 तारीख को मिलता था। सूचना का केवल मात्र एक साधन रेडियो होता था। हम्म टेलीविजन तब थे नहीं। इंटरनेट के बारे में तो किसी ने सोचा भी नहीं था। हम्म मोबाइल फोन के बारे में तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हाँ। जो लैंडलाइन होते थे वो भी गाँव में अवेलेबल नहीं होते थे। अवेलेबल होते थे तो वो 365 दिन में से 65 दिन भी वर्क नहीं करते थे। हम्म तो अगर उस युग की बात करें तो डेफिनेटली इट मैटर्स। हम्म लेकिन उस दौरान भी अगर आप देखो डेटा उठा करके, तो देर आर मेनी IAS ऑफिसर्स हु आर फ्रॉम वेरी स्मॉल एंड रिमोट विलेजेस. हाँ। There are many IPSs. There are many big politicians, thought leaders, opinion leaders, political leaders, धर्मगुरु, बहुत छोटी छोटी जगहों से निकल करके उन्होंने अपना एक रास्ता भी बनाया और मुकाम भी बनाया। तो ठीक है, लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स दैट टाइम द रेशियो वाज डिफरेंट, मे बी 1:10. हाँ। बट इफ वी आर सिटिंग हियर इन 2025 and we are talking about 5G connectivity, smartphone in every hand, and then if we talk about these barriers of tier 1 city or tier 2 city or tier 3 city, it looks out of the scenario. I don't think it makes any difference or it should make any difference. ओके, तो सर आपने करियर के रिलेटेड सबसे बिगर करियर मिथ क्या पाया होगा या आपने सुना होगा? सबसे बिगर मिथ जो मैंने पाया है वो ये है कि साहब, एक बार मैंने जिस रास्ते पे चलना शुरू कर दिया वही मेरा रास्ता है। वही है बस, अब जो भी हो, नाउ देयर इज नो चेंज। सही बात है ना? जो सबसे बड़ा बिग मिथ है कि भाई वंस यू हैव पिक द करियर यू आर स्टक ऑन दैट, कि अब तो जिंदगी इसी में चलानी है। क्यों क्यों चलानी है? अरे यार, शादी हो गई है, जिम्मेदारी बढ़ गई है, अब मैं रिस्क नहीं ले सकता करियर चेंज की। अब बच्चे हो गए हैं, अब पता नहीं मुझे कहाँ जंप मिलेगा, कितना मिलेगा, घर से दूर जाना पड़ेगा, घर छोड़ना नहीं चाहता हूँ, करियर बदलना नहीं चाहता हूँ, नई स्किल सीखनी पड़ेगी। हाँ, फियर रहता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ये सब मिथ हैं। मतलब उस मोमेंट पे भी आप चेंज कर सकते हो। यस, देयर इज नो एज लिमिट, देयर इज नो टाइम लिमिट टू स्विच द करियर। If you talk about me, I am now 60 years old. And during these 60 years, I started my career as a teacher when I was 17, 18 years old. Then I switched to journalism. Altogether different field. And I rose there up to some extent, and I was considered to be one of top 10 journalists of my state. Yes. Then all of a sudden, doctors told me that you have developed spondylitis and you can't continue in this profession. Oh. After 18 years. Now, if this myth was true, तो मैं यही बोलता कि ठीक है यार, अब तो जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ? नहीं। सही बात है। लेकिन ऐसा नहीं, हमको जीने की इच्छा थी, काम सीखने की कॉम्पिटेंसी थी, ये होनी चाहिए। तो हमने स्विच किया करियर स्विच करके आई एंटर्ड द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, एंड देयर अगेन आई वर्कड हार्ड, डेवलप्ड द रिक्वायर्ड स्किल्स and developed the competency and performed very well. Then all of a sudden I got another opportunity to again switch the career from corporate to I enter into philanthropic world. And I started working for one royal family, managing all their trusts and temples and education institutions and all. Then all of a sudden the generation changed, and I felt uncomfortable with working with the new generation. Then दो ही ऑप्शन थे फिर भी, कि ठीक है यार, जी हजूरी करके जिंदा रह लो, अब इस उम्र में कहाँ नया जॉब ढूंढेंगे,
अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, अच्छा खासा रुतबा है, खाली एक आदमी की जी हजूरी तो करनी है. But it was not acceptable. So again I switched the job. And again I entered into corporate world. And there, not only I survived, but I shined. I got listed in Forbes magazine for 3 continuous years. It shows, I'm not telling this to praise myself. By my own example, I'm trying to establish that switching the career is not a big problem. There is no age limit of switching the career. कोई कहते हैं कि नहीं 30 साल से पहले जितने करियर बदलने बदल लो, लेकिन 30 साल के बाद कंटिन्यूटी रहनी चाहिए. नहीं, मिथ है, ये गलत बात है. आपको जब लगे कि आपकी सेल्फ अवेयरनेस और जो स्किल सेट हैं वो आप ठीक से डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, या आप हैप्पी फील नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो देन स्विच द जॉब. अनहैप्पी रह के समझौते वाली जिंदगी जी करके आप कैरियर में मुकाम हासिल नहीं कर सकते. आप सरवाइव कर सकते हो, यू विल लीड योर लाइफ इन अ बेटर वे, बट यू कांट शाइन, you can't achieve the real happiness, you can't lead the quality life. And if you have all these wishes in your heart, then there is no barrier. You can switch anytime. True. Let us take the example of Prime Minister Modi. Until 2000, nobody was knowing him as an active politician. Right? He was a field worker. He was working for the organization only. He had apparently he had no understanding of administration and all these things. All of a sudden he got an opportunity. He was asked to become a chief minister. He had the will and he had confidence on his competencies. So he did not hesitate to switch the career. Then after 14 years journey of chief minister, he became the prime minister, and again he developed more competencies to fulfill the demand of that particular job. And for last 11 years, we know that he has never taken a single day rest. True. So true. These are just myths कि एक बार आपने जो रास्ता चुन लिया तो बस आपको उसी पे चलना है. जो राह चुनी तूने उस राह पे राही चलते जाना. ऐसा नहीं है. जहां आपको लगे कि नहीं ये रास्ता मेरे अनुकूल नहीं है या मैं इस रास्ते के अनुकूल नहीं हूँ, दोनों ही सिचुएशन में रास्ता बदल लेना इज नॉट ए बैड थिंग एंड नॉट एन इम्पॉसिबल थिंग. दोनों चीजें अच्छी. तो सर इसी से एक सवाल आता है, क्या इम्पोर्टेंट है, पैशन को फॉलो करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर जो स्किल अभी डिमांड में शायद अगर आप सीख भी गए हो तो दोनों में से क्या फॉलो करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? It is a classic debate basically. I would say skill first. Why? Because if you have any passion and if you do not possess the skills to live that passion, then that passion is useless. Suppose you have a drum of petrol, but you do not have a car. That petrol is useless. And if you have a car and you do not have a petrol, again that is useless. So in a way, skills and passion both are equally important. But if you ask me what first, then of course skills. Skills are more important. Because without skill you cannot live your passion. And to live your passions on the fullest, you need certain skill sets. Great. So now coming to the MBA part. So is an MBA still worth it in 2025? Yes and no. Yes, And no. if you have a certain reason for it, if you have certain purpose for it,
Hmm. Hmm. But if you don't have any purpose and you are just thinking that MBA will bounce back me as a support, then it is useless. Hmm. Unless you have a purposeful approach, then of course MBA is very much useful. It was useful in past, it is useful in present, and it will be useful in future. But you are just entering into MBA for buying the time to face the real world. कि चलो यार अभी ग्रेजुएशन करके कुछ सूझ नहीं रहा है सही बात। तो 2 साल MBA कर लेता हूँ, हो सकता है वहां से कुछ सूझ जाएगा। तो संस्कृत में कहावत है ना कि मेरे को वो श्लोक ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका मीनिंग ये है कि जिसके पास आंखें नहीं है उसके सामने आप कितना ही क्वालिटी वाला मिरर लगा दो, इट इज यूजलेस। हाँ, सही बात है। सही है ना? तो अगर आपके पास पर्पस है, इफ यू नो व्हाई यू वांट टू परस्यू MBA, this is the reason, and after completing my MBA I will achieve this, then of course it is useful. But if you are just buying some time from your life and spending some hard earned saving of your parents, then it is of no use. And that is why the top business schools of the world, they do not give admission in MBA without 5 to 10 years work experience. Yes. Then it only become purposeful. Because in real life you have faced certain situations which you were not able to handle properly. You want solution, you want to know how to face this kind of situation, you want to know how to implement this kind of project. Then you have certain questions in your mind and you want to find their real answers. Then of course MBA is most useful. But as I told you, if it is just a passing time, और जस्ट यू थिंक ओके MBA कर लेंगे तो नेटवर्किंग बन जाएगा और नेटवर्किंग से मेरा फायदा होगा, पर किस एरिया में फायदा होगा वो अगर आपको पता नहीं है, कितनी नेटवर्किंग कर लो कोई मतलब नहीं है। सही बात है। तो सर अभी कंपनीज का अप्रोच वो चेंज हुआ है कि पहले सिर्फ कॉलेज दिखते थे या अब स्किल्स दिखने लगे हैं, स्किल्स हो गया, एक्सपीरियंस हो गया? ऑफ कोर्स अभी कंपनीज जो हैं, नो डाउट ब्रांड वैल्यू हर एक चीज की होती है, और एजुकेशन में भी ये लागू होता है कि आप कहाँ से पास आउट हो, इट मैटर्स, बट ओनली इट डजंट मैटर। केवल इसी से काम नहीं चलेगा कि आपने IIM से किया है तो आप दुनिया के बेस्ट प्रोफेशनल बन गए। इवन इफ समबडी मे काउंटर मी कि अरे साहब IIM से तो निकलने वालों को सीधा 60 लाख 80 लाख 1 करोड़ का पैकेज मिलता है। लेकिन थोड़ा सा डीप रिसर्च करे कोई तो IIM के एक बैच में 200 से 300 बच्चे होता है। ऐसा पैकेज पाने वाले 2-3 या मैक्सिमम 4 बच्चे होते हैं। द परसेंटेज इज 2% only. 2%. Research about remaining 98%. What they are doing in their lives. They are doing the similar things which are other people who have done MBA from Nirma or Symbiosis or MET or True. no much difference. They just have the tag only. So again it comes that okay, if your degree is helping you to improve your skills and make you more competent, then only it is useful. And that is why nowadays, as your original question was, कि what industries are looking for. इंडस्ट्री ये तो देखता ही है कि कहाँ से MBA किया है, लेकिन वो अब ये भी देखते हैं CV में कि आपने इंटर्नशिप कहाँ से किया है, किस तरह का इंटर्नशिप किया है, लाइव प्रोजेक्ट्स किए हैं कि नहीं किए हैं, किए हैं तो किस फील्ड में किए हैं, और जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उनका और उनका कोई कॉम्बिनेशन मैचिंग है कि नहीं है। आपने प्रोजेक्ट तो किए X फील्ड के लिए
और अप्लाई जॉब के लिए कर रहे हो वाई फील्ड के लिए, दे विल नेवर सेलेक्ट यू. सही बात है. तो सर कोई ऐसा, वी ऑल नो कि 4-5 जो फील्ड्स है एमबीए की वो बहुत फेमस है, जैसे कि फाइनेंस हो गया, ऑपरेशंस, एचआर, यू नो देयर कैन बी मार्केटिंग, ये सब. तो कोई ऐसी अंडररेटेड स्पेशलाइजेशन है जो बहुत फेमस हो या अभी अच्छा कर रही हो कहीं ना कहीं? यस, यस. देखिए, मेरे दिमाग में अभी तुरंत जो 2-3 चीजें आ रही है. बिजनेस एनालिटिक्स इज वन एरिया where there is a great vacuum. और जो लोग भी आ रहे हैं बिजनेस एनालिस्ट बन करके, एक्सपर्टाइज एक्वायर करके, they are much more in demand, and it is going to increase. Second area which I think is sustainable development, sustainability and environmental management. This is a very, very core area where we need real committed and dedicated professionals who can really drive the entire campaign of sustainable development into a positive direction. And those who are coming in this area, they are doing great. They are in much, much more demand. And it is less popular area in business schools. वेरी ट्रू. लोग सोचते ही नहीं है इसके बारे में ज़्यादा. अभी सबका दिमाग लगा हुआ है कि नहीं, मेरे को तो आईटी में करना है, कंप्यूटर साइंस में करना है, फाइनेंस में करना है, मार्केटिंग में करना है. तो जो एक पॉपुलर चला आ रहा है ढर्रा, लोग अभी उसी पे सोच रहे हैं. लेकिन जिस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में, इकोनॉमिक वर्ल्ड में, पॉलिटिकल वर्ल्ड में, कल्चरल वर्ल्ड में, हर जगह देखिए, किसी भी एज में आप बात कर लो, एनी एज, देयर आर 3 बिगेस्ट पिलर ऑफ दिस यूनिवर्स. फर्स्ट इज सोसाइटी, सेकंड इज इकोनॉमी, एंड थर्ड इज एनवायरनमेंट. परफेक्ट. Society cannot exist without environment and economy. Economy cannot exist without society and environment. And the same thing applies on environment. So these 3 things will never be faded off. Social entrepreneurship का बहुत बड़ा एरिया है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट और सस्टेनेबिलिटी का बहुत बड़ा एरिया है, बहुत वास्ट एरिया है. और इसमें लोगों को करना चाहिए, अवेयरनेस भी अपने को फैलानी चाहिए कि अगर मान लो अभी भी कोई लोग इस कश्मकश में है कि मैं क्या कैरियर पाथ चुनूं, तो दीज आर द प्रॉमिसिंग कैरियर पाथ्स. तीसरा अभी आप देखें कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट. हाँ, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, वेरी ट्रू. कौन सा प्रोडक्ट जो है वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, हेल्थ फ्रेंडली है ना, इको फ्रेंडली का आजकल नया दौर चल रहा है. तो ये एक ऐसा अनटेप्ड एरिया है जिसमें लोगों को आगे आना चाहिए, और ये बहुत प्रॉमिसिंग मार्केट है कैरियर की दृष्टि से देखें तो भी, और ग्लोबल वेलफेयर की दृष्टि से देखें तो भी. तो ये 2-3 एरियाज मेरे अभी तत्काल दिमाग में आ रहे हैं. तो इन पे डेफिनेटली लोगों को ध्यान देना चाहिए. सर क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि रिसेंटली रेड कि जो ये बड़े बड़े टॉप एमबीए कॉलेजेस या वहाँ से स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं किसी की जॉब नहीं लग रही है या लोअर पैकेज में भी हायर हो रहे हैं, तो उनका रीज़न कहीं ना कहीं कंपनी सीईओज का भी ये था कि जो केस स्टडीज हम पढ़ाई जा रही है कहीं ना कहीं आउटडेटेड हो गई है और वो अभी के जो करंट बिजनेस सिनेरियोज है वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो, तो प्रैक्टिकली सिखाया जा रहा है एमबीए में. To be very honest with you, I am not a full-timer academician, but it has been my passion, and for last so many years, I am visiting various universities as a visiting professor. Out of my personal experiences, as well as various discussions with top-notch academicians, and
those who have passed out students working on certain good positions, C-level positions, when I interact with them now after 10 years of their job life, I have come to understood that whatever is being taught in MBA, forget about brands or anything, any college. 80% of the material or the teachings are not applicable and relevant in practical life. 80%. 20% what is useful is the skills they have developed during the course of MBA, during the course of BBA. The students are developing various skills. They are developing their communication skills, they are developing their interpersonal skills, they are developing people management skills. तो ये जो skills सीख रहे हैं 20% वो real life में काम आती है. And that is where, if you have heard about the National Education Policy 2020, it has given all emphasis on vocational education, skill development, competency development, not on merely academic enhancement. तो अभी जो एक ये I think it is going to be a big change in our educational scenario after a few years, because right now we just have completed 5 years of this NEP and it is still in implementation phase. प्रॉपरली अभी इम्प्लीमेंट हो भी नहीं पाई है. अभी भी आपने अखबारों टीवी में देखा होगा कि कहीं भाषा के नाम पर विवाद हो रहा है, कहीं करिकुलम के नाम पर विवाद हो रहा है, कहीं स्ट्रक्चर के नाम पर विवाद हो रहा है. तो जब ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो जाएगी, देन वी विल स्टार्ट सीइंग द पॉजिटिव आउटकम ऑफ दिस NEP. एंड दिस NEP is giving you an opportunity as a student that okay, you take an admission in BBA and after 1.5 years you failed that I had made a mistake. This is not what I want to do. And you want to switch, you can in new education policy. But in old education policy, no. There is no U-turn. There is no left and right cutout. It is a straight expressway. If you have taken admission in BBA, once you will have to complete, then only you can think about other things. Or you leave in between and then start from the scratch again. But now it is being based on credit. तो आपने 1.5 year में जो क्रेडिट अर्न किए हैं, वो क्रेडिट आपको दूसरे कोर्स में ऐड हो जाएंगे. Even if you are willing to make some gap, then also those credit will not be neutralized or nullify. Those credits will be available. During the course of study, if you parallelly do some other skill development certifications, you earn extra credits. So these things are, of course, things are working in a positive way, but it will take some time. तो सर अगर अब हम बात करें कॉर्पोरेट और स्टार्टअप्स की, यू नो द मोस्ट डिमांड टॉपिक कि हमें क्या करना चाहिए, यंगर टीन एज में स्टार्टअप शुरू कर देना चाहिए या जॉब करनी चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए. तो व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स शुड गो फॉर कॉर्पोरेट्स एंड व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स शुड अप्लाई फॉर स्टार्टअप्स और डू स्टार्टअप्स? This is really very good question. And I must say that this should be taught in the colleges also. Students को properly guidance मिलनी चाहिए कि वो किस तरह के स्टूडेंट को स्टार्टअप में जाना चाहिए, किस तरह के स्टूडेंट को कॉर्पोरेट में जाना चाहिए और किस तरह के स्टूडेंट को कॉर्पोरेट के थ्रू स्टार्टअप में जाना चाहिए. There's a third way as well. Yes. So you gave me 2 options, but I have added one more. So now there are 3 options. So let us talk about the students who should go to corporate first. ऐसे स्टूडेंट्स जो ये मानते हैं कि जिनका वैल्यू सिस्टम ये है कि
I believe in structure. Hmm. I want to work in a structured environment. I want stability in my life. मेरे को तो 9 बजे जाना, 5 बजे घर आना है. Hmm. Stability. काइंड ऑफ, है ना. तो स्टेबिलिटी, और जिनको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, तीसरी कैटेगरी वो. अब इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में से जो मैंने बताया कि रास्ता स्टार्टअप की तरफ जाए, तो जो इन डेप्थ नॉलेज लेने वाले लोग हैं, दे कैन फर्दर शिफ्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट टू startup, because now they have taken a lot of experience, they have seen and handled various situations, and they have acquired in-depth knowledge of that particular industry. They were not working there just for a sake of job or salary. They were there for a purpose. They were there to learn something, to know that particular industry from inside out. तो वो वहां पे केवल 9 से 5 की ड्यूटी करके घर नहीं आ जाते हैं. उनका एक अप्रोच अलग रहेगा कि उनको हर चीज के पीछे व्हाई, हाउ, इस तरह के क्वेश्चन उनको परेशान करते रहेंगे. लेकिन एक वो लोग होते हैं कि नहीं, मेरे को तो यार भैया अपने महीना हो, सैलरी बैंक में क्रेडिट हो जाए, शाम को 6 बजे घर आ जाए, बच्चों के साथ मस्ती करें, तो उनके लिए कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटीज मच मच बेटर. और ऐसे लोगों को कॉर्पोरेट में ही जाना चाहिए. इस तरह के लोगों को कभी स्टार्टअप के बारे में नहीं सोचना चाहिए. इफ दे लव स्ट्रक्चर्ड लाइफ, इफ दे लव स्टेबिलिटी, देन स्टार्टअप आर नॉट फॉर देम. क्योंकि स्टार्टअप में न तो स्टेबिलिटी है, न स्ट्रक्चर्ड है. तो स्टार्टअप में किनको जाना चाहिए फिर? उनको जाना चाहिए जो दे कैन हैंडल द काओस. कुछ भी होगा यार, जो हुआ निपटेंगे, सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे, प्रॉब्लम आएगी, सॉल्यूशन निकालेंगे. तो इस तरह की सोच वाले लोगों को जाना चाहिए. दूसरे उन लोगों को जाना चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो, who can adapt to any situation, who can handle any situation, टफ पीपुल को हैंडल कर लें, है ना. तो जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, उनको स्टार्टअप में जाना चाहिए. और तीसरे जो तीसरा कॉम्पिटेंसी है, या जो तीसरी क्वालिटी अपन कह लें, वो ऐसे लोगों को जाना चाहिए जो मल्टीटास्कर हो. क्योंकि समटाइम एज ए स्टार्टअप ओनर, you are the one man army. You are the finance head, you are the HR head, you are the sales head, right? You are the project manager. Yes. You are the idea developer. You are the one who is arranging finance. You are the one who is hunting for heads. So flexibility होनी चाहिए, और मल्टीटास्किंग की कैपेबिलिटी होनी चाहिए. एक समय में 5 काम साथ में कर सकें. नहीं तो बोलेगा नहीं यार, मैं तो मेरा तो MBA में मेजर मार्केटिंग था, मार्केटिंग के अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा, न कर सकता. देन फॉरगेट अबाउट स्टार्टअप. इट इज नॉट योर कप ऑफ टी. सो आई थिंक all 3 options are good, but again it depend upon your self awareness. जहां से अपन ने शुरू किया था, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो, और या आप क्या करना चाहते हो. दोनों चीजें. तो चाहते हो वाली बात थोड़ी सी कम पड़ जाती है, क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि मैं 400 मीटर रेस में फर्स्ट आऊं, पर क्या मैं कर सकता हूं मेरे फिजिक को देखते हुए, मेरी एज को देखते हुए, मेरी बॉडी की कैपेसिटी को देखते हुए. सही बात है. तो चाहना अलग चीज है और कॉम्पिटेंट होना अलग चीज है. तो फॉर व्हाट थिंग यू आर कॉम्पिटेंट, दैट यू मस्ट बी अवेयर. तो मैं बार बार कहता हूँ, IEP, इंटेलिजेंस, पैशन एंड इंटरेस्ट, IIP. तो आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, आपका इंटेलिजेंस भी होना चाहिए, और आपका पैशन भी होना चाहिए. केवल पैशन है, केवल इंटरेस्ट है और इंटेलिजेंस नहीं है, तो आप बार बार फेल्योर को फेस करोगे. केवल इंटेलिजेंस है और पेशेंस भी है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है, तो आप लोगों पे छोड़ दोगे काम के, ये तू कर, ये तू कर. तो इसलिए ये तीनों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है.
सही बात। तो सर रियल वर्ल्ड में जैसे अगर हमको रियल वर्ल्ड की सिनेरियोस अंदर ज़्यादा अंडरस्टैंड करने हो तो व्हाट वुड बी मोर बेनिफिशियल, कॉर्पोरेट और स्टार्टअप? देखो, रियल वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो वी नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल। हमें दोनों की नेचर को समझना पड़ेगा। स्टार्टअप गिव्स यू स्पीड। स्टार्टअप में आपको अपने बनाए हुए टारगेट्स अचीव करने हैं, अपनी बनाई हुई डेडलाइंस को अचीव करनी है, तो आप में ऑटोमेटिकली स्पीड आएगी। कॉर्पोरेट में वो नहीं आएगी। वहां तो सेट स्टैंडर्ड हैं, एसओपीज हैं, सेट स्ट्रक्चर है, उसी में आपको काम करना है। दाएं बाएं आपको होना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ए होल चेन ऑफ हायरार्की यू विल हैव टू फॉलो, है ना। तो मेरा ये मानना है कि स्टार्टअप्स गिव यू एवरीथिंग, बिकॉज इफ यू हैव स्पीड विद कंट्रोल देन यू कैन अचीव anything, any destination, and you see everything up very close. जितना क्लोजली हम अपने वेंचर को देखेंगे उतना क्लोजली हम उस वेंचर को नहीं देखेंगे जहां हम जॉब करते हैं। वहां हम केवल अपने जॉब डिस्क्रिप्शन को देखेंगे। सही बात। जबकि यहाँ हमको हर एक के जॉब डिस्क्रिप्शन को देखना है और हर एक के जॉब डिस्क्रिप्शन से क्या आउटकम हो रहा है उसको इवेल्युएट करना है। वहां तो हम केवल अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देंगे कि नेक्स्ट ईयर मेरा इंक्रीमेंट होगा कि नहीं होगा, प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, हमारी लिमिटेशन उसके लिए काम करेंगे, उसी के लिए काम करेंगे। जबकि स्टार्टअप गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू फ्लाई इन द ओपन स्काई। इट डिपेंड अपॉन यू हाउ लॉन्ग यू कैन रन और हाउ हाई यू कैन फ्लाई। सो माई पर्सनल ओपिनियन इज ऑफ कोर्स startups gives you the speed. Corporates, of course, I am not criticizing them. Corporates give you depth if you are aware enough. अगर आप ये क्वेश्चन पूछने की आदत आप में आ जाए या अपने आप से पूछने की और उनका आंसर ढूंढने की, why this decision was taken by the CMD, how this company is growing so fast. So if you start finding answer to these questions, then you go into the depth. That depth you can't get in startup. वो आपको सीख के ही आएगी। सही बात है ना। So you learn process, discipline in corporate. You learn speed and looking on things from very closely in the startups. And ideally, I believe personally that every person should have both kind of experiences. And that's why I always advise that even if you are willing to, start your startup or implement your idea, first you should come through a corporate way of similar kind. It will give you the depth. And once you enter the startup with depth, chances of failure are very less. Because the systems get carried out. Yes. You are already aware कि SOP कैसे होते हैं, डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, डाइवर्सिटी को कैसे मैनेज किया जाता है, डिफरेंट काइंड ऑफ टीम्स को कैसे हैंडल किया जा सकता है, तो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट कैसे किया जा सकता है, that you learn from corporate. And if that learning is coming with you in your startup, then you are 2 steps ahead of the freshers. So my personal opinion is both should be experienced. Okay. Sir, what would you prioritize if a person has to choose his first job? I guess अगर हम बड़े पर्सपेक्टिव में बात करें तो 3 मेन चीजें हो सकती है। हाँ। Either money, either you prioritize money, either you prioritize your skill, or you prioritize the position that you are getting. Right. तो 3 चीजों में से फर्स्ट जॉब के लिए क्या सिलेक्ट करना चाहिए? फर्स्ट जॉब के लिए आई ऑलवेज प्रीफर एंड आई ऑलवेज एडवाइज एवरीवन टू गिव टॉप मोस्ट प्रायोरिटी टू लर्निंग. Why? I recall my previous statement. Whatever we learn from schools and universities, only 20% is useful. 80% is literally
not useful. हम्म, That means we are not corporate ready. हाँ, That means we have a deficiency हम्म, in our skills and learning set. Hmm. So the first priority should be learning. Second priority should be position. Why? Because based on that position, you will get another job or another promotion. हम्म, And the third and least priority should be the money. This is what I have derived from my experiences dealing with so many students from last 30 years. So I'm very firm about it, that the topmost priority should be given to learning, developing the skills, developing the competencies. हम्म, Second priority should be the position, because it will help you. आप अगर तीसरी सीढ़ी पे खड़े हो गए तो आपको पांचवी सीढ़ी पर जाने में मदद जल्दी मिलेगी, हाँ, लेकिन सही आप बात। पहली सीढ़ी पे खड़े होकर पांचवी सीढ़ी पर पहुंचने का सोचोगे तो दिक्कत आएगी. तो पोजीशन मैटर्स. एंड थर्ड इज मनी, बिकॉज इफ यू acquire the skills, then money will follow you. हम्म, Maybe not in first year, maybe on third year, fourth year, but it will. And that will be stable, that will be steady, that will not leave you ever. लेकिन अगर आपने इनिशियली अपने इन्फ्लुएंस से या नेटवर्क से इस तरह की पोजीशन पा ली जहां आपको पोजीशन मिल गई, पैसा मिल गया, बट लर्निंग नहीं मिल रही. क्यों? क्योंकि आपके पापा के कहने पे सीईओ ने आपको जनरल मैनेजर बना दिया, बट सीईओ जानता है कि इसकी कैपेबिलिटीज नहीं है, तो वो आपसे काम नहीं करवाएगा. वो ऑब्लिगेटरी पोस्ट आपको दे दी उसने, डेकोरेटिव. छोटे मोटे जो रूटीन के काम होंगे वो करवाएंगे, तो वहाँ आपको लर्निंग नहीं मिलेगी. पैसा मिल गया, रुतबा मिल गया, बट लर्निंग विल नॉट बी देयर. सो एज ए फर्स्ट जॉब, और not only the first job, for first 3-4 years, we should definitely focus on learnings and developing our skill sets, competency. तो सर मैनेजर या एसोसिएट ये सारे टैग्स मैटर करते हैं ना आफ्टर यू अक्वायर्ड समथिंग? No, to be very honest, for me, when I think leadership तो स्कूल से ही पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है. तो जब लीडरशिप की पहली बात आती है तो एक कोटेशन नॉर्मली यूज किया जाता है कि लीडरशिप इज नॉट अबाउट द पोजीशन, इट इज अबाउट एक्शन. सो आई डोंट थिंक कि जॉब टाइटल्स मैटर एनी मोर, एंड पर्टिकुलरली नाउअडेज ओनली स्किल्स एंड इम्पैक्ट मैटर्स. What kind of skill set you are carrying with you, and what kind of impact you are leaving on the work outcome, culture of that particular organization. That is more important. And if you are able to show yourself, show your spark, you will get promotion like this. So I don't think these titles are, I know many people who are the general manager of a company of 3 people. Oh. I have also met somebody who is the chairman and managing director in a LLP company, where his wife is only partner, and no work staff, no nothing. Only these 2 people are working, and one is CMD. Correct. So this is just hollow things, खोखली चीजें ये सब. स्किल सेट और इम्पैक्ट, आप कितनी स्किल और कितनी कमिटमेंट के साथ कितनी कॉम्पिटेंसी आप शो करते हो, और आपके काम का इम्पैक्ट क्या आ रहा है. जितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके काम का आएगा, उतना जल्दी आप आगे बढ़ोगे, उतना जल्दी आपको पावर मिलने शुरू हो जाएंगे. भले ही आप मैनेजर हो, लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस आपके जनरल मैनेजर से ज्यादा है, और जनरल मैनेजर सिफारिशी है, तो मैनेजमेंट विल डेफिनेटली बाईपास हिम. ही विल नॉट kick him out, but he will bypass and you will get all the powers of GM without being a GM. सही बात है. तो सर staying curious, building skills, तो उससे आपका आउटकम अच्छा हो ही रहेगा. पोजीशन मैटर नहीं करेगा. बिल्कुल. वेरी ट्रू. तो सर अभी अगर हम रियल वर्ल्ड के सिनेरियोस की बात करें, जो जनरलाइज टॉपिक्स बात होते हैं, जो हमारे रिसर्च में भी बाहर आए थे, कि बहुत
ज्यादा पॉडकास्ट या वो सबके कमेंट्स में मिलता है कि अगर अब हम करियर स्विच करना चाह रहे हो, अब ट्राई करना है, तो हाउ टू स्टे ऑन दैट करियर, और कैसे हम लोग वो करियर पर जाएं ताकि हम थोड़ा सिक्योर भी रह पाए कि हाँ इतनी सिक्योरिटी हमारे पास है, अब हम ये ट्राई करना चाहते हैं कि यहाँ तक पहुंच पाए। देखो, इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो वो इंडस्ट्री ग्रोइंग है या डिक्लाइनिंग है। अगर वो इंडस्ट्री ग्रोइंग है और आपको कुछ डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है, लेकिन आपको अपना फ्यूचर वहाँ अच्छा दिख रहा है और आपको लगता है कि कुछ स्किल सेट्स की मेरे में कमी है, इसलिए मुझे ये फील हो रहा है, तो डेवलप योर स्किल्स एंड रिमेन with that. But if you think that that particular industry is declining, then think about shifting, switching. Either you switch the industry altogether, मैन्युफैक्चरिंग से आप सर्विस इंडस्ट्री में आ जाओ, सर्विस इंडस्ट्री से आप प्रोडक्शन में आ जाओ, मतलब तो यू कैन ऑल टुगेदर शिफ्ट द इंडस्ट्री, और यू कैन शिफ्ट द जॉब कि सिमिलर इंडस्ट्री में किसी और कंपनी में चले जाओ। दूसरी चीज हमको ये सोचनी चाहिए कि आपकी जो स्किल्स हैं वो उस कंपनी के रेफरेंस में कितनी रिलेवेंट है। इफ यू थिंक दैट ऑल योर स्किल्स आर रिलेवेंट टू दैट कंपनी, देन यू नीड नॉट टू अफ्रेड, you should continue and prove yourself. Then don't think of switching off. और अगर ऐसे में कोई स्विच ऑफ करने की सोचता भी है तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। Why? Because he has the full skill set, he has the full competency. तो वो जहां भी जाएगा उसी कॉम्पिटेंसी के साथ काम करेगा। सही बात। तो एवरी कंपनी, जैसे हमारे हिंदी में कहावत है कि दूध देती गाय की लात खाना किसी को बुरा नहीं लगता है। सही बात है ना? So true. तो अगर आप एज एन एम्प्लॉय, एज एन प्रोफेशनल, इफ यू आर giving good results, good outcome to the company, the company will listen to you. So first of all, they will not love to leave you. And even if you leave them, you will find another job immediately because you have created such a reputation in the market. So इस तरह के मिथ पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि भाई स्विच नहीं करना चाहिए कि नहीं। ये दो चीजों को ध्यान में रख के स्विच कर, कैलकुलेटेड डिसीजन लेना चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क लेनी चाहिए कि हाँ हम कर सकते हैं, कर रहे हैं, यही आगे करना है, तो यहाँ करूँ कि वहाँ करूँ। सही बात। सिंपल थिंग। तो सर, शुड स्टूडेंट कंसीडर फॉरेन एजुकेशन या बाहर जाके काम करना, बाहर जाके पढ़ाई करना? ये आजकल एक टेबू बन गया, मतलब एक स्टेटस सिंबल हो गया है। तो बाहर जाके पढ़ाई करने से पहले हमें कुछ चीजों को सोचना पड़ेगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर से आकर के भारत में पढ़ाई कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं, कंसीडर नहीं किया, क्यों कर रहे हैं। हम अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका से लोग यहाँ आ रहे हैं रिसर्च करने। सही बात है। वो यहाँ क्यों आ रहे हैं? वेरी ट्रू, राइट। दूसरा, हाँ, अगर हम ऐसी कोई स्किल डेवलप करना चाहते हैं जिसकी अपॉर्चुनिटी हमारे पास इंडिया में नहीं है, तो डेफिनेटली जाना चाहिए बाहर। एक्वायरिंग द नॉलेज एंड स्किल इज नॉट अ बैड थिंग, करना चाहिए, लेकिन ROI को ध्यान में रखते हुए। सही बात। व्हाट इज योर ROI? इफ यू आर स्पेंडिंग 1 crore on MBA from UK, and the same MBA you can avail here in India from a top-notch business school from 15 to 25 lakhs. Then compare. What is the difference between the 2 degrees? What is that extra which cost you 75 lakhs? So true. Right? And if you think, yes, it is worthwhile, definitely go to study abroad. Similarly, about job. India is one of the most emerging economy of the world. अपने देखते देखते पिछले कुछ सालों में हम 10वें 11वें स्थान से 4थे स्थान पे आ गए।
economically. We are the fourth economic power in the world. Hmm. Being a fourth economical power is not a joke. Hmm. That means we are generating employment in every walk of life. Hmm. We are creating opportunities in every walk of life. That means there is no scarcity of opportunities in India. Then why to go abroad for job? Until and unless the salary what you deserve, Hmm. you are not getting here Hmm. and you are being offered there. सर आपके क्या ओपिनियन है एआई ऑटोमेशन या उसके इम्पैक्ट जॉब में? मेरे थॉट्स बिल्कुल क्लियर हैं इस मामले में. हम्म. जो लोग ये कहते हैं कि AI will kill jobs, they are wrong. They are wrong. They are wrong. Of course, AI will kill something, but not the jobs. It will kill the tasks. They are going to kill the task. है ना? टास्क किल हो जाएंगे. एक आदमी 10 टास्क करता है दिन में, तो वो एक टास्क में ही वो सारे 10 का काम कर लेगा. जॉब किल नहीं होगा, क्योंकि वो AI से भी काम करवाने के लिए ह्यूमन पावर तो चाहिएगा ना. इमोशन कहाँ से लाएगा AI? सिचुएशन की रियल अंडरस्टैंडिंग कहाँ से लाएगा AI? अभी जो सिनारियो है उसको तो AI इमीडिएटली नहीं पकड़ पाएगा ना. अभी किस सिचुएशन में हमको क्या डिसीजन करना है, वो एक स्टैंडर्ड आपको गाइडेंस दे देगा. He will give you 4 options. You can do this, you can do this, you can do this, but ultimately you will have to decide what to do. So job will not be killed, tasks will be killed. पहले आपको ये डिसीजन लेने में 4 दिन लगते थे, अब हो सकता है वो डिसीजन आप 4 घंटे में ले लोगे, बिकॉज सपोर्ट फ्रॉम AI. वो आपको 10 ऑप्शन दे देगा, 10 तरीके दे देगा सोचने के, पर सोचना तो आपको ही पड़ेगा, करना तो आपको ही पड़ेगा, राइट? फाइनेंस ले लो, डेटा एंट्री तो करनी पड़ेगी ना. हाँ. डेटा एंट्री तो AI नहीं करेगा. नहीं. वो तो करनी पड़ेगी. इनवॉइस जनरेट तो किसी ह्यूमन बीइंग को ही करना पड़ेगा. सही बात. फैक्ट्री का मैनेजमेंट तो किसी ह्यूमन बीइंग को ही करना पड़ेगा. क्लासरूम में जाके टीचिंग तो किसी प्रोफेसर को ही करनी पड़ेगी, राइट? नोट्स AI ले लेगा, तो आपका टास्क कम हो गया एज ए स्टूडेंट, आपका टास्क कम हो गया एज ए सेक्रेटरी. आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग हाथ से लिखने की जरूरत नहीं है, AI विल मेक द नोट्स. टास्क कम हो गया, पर आपका जॉब तो है ना. जॉब तो है. तो जॉब, हाँ, थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा ही. देखो, जब भी कोई टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन होता है तो उसके प्लस और माइनस दोनों पॉइंट्स होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको टोटली नेगेटिव अप्रोच के साथ देखें. पहले जब कंप्यूटर आए थे तो कहा जाने लगा था और यार कंप्यूटर तो सबके जॉब खा जाएगा. हाँ. क्या हुआ? बल्कि और जॉब की डिमांड बढ़ गई, क्रिएट हो गई. कंप्यूटर ऑपरेटर्स चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए, नेटवर्किंग वाला चाहिए, प्रिंटर चाहिए. कितनी इंडस्ट्री और पनपी उससे. प्रिंटर की इंक, पेपर तो और बूस्ट ही हुआ उससे. सिमिलरली AI से भी jobs will not be killed. Of course, tasks will be killed, and the skill that AI cannot replace is judgment, creativity, emotional intelligence. इन 3 चीजों को तो AI रिप्लेस नहीं कर सकता. नहीं कर पाएगा. तो यहाँ जॉब्स को ज्यादा खतरा नहीं है. हाँ, अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा, और वो तो हम शुरू से बात कर रहे हैं. हाँ, अपस्किल तो करना पड़ेगा. अपने आप को कॉम्पिटेंट तो बनाना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि यस यू आर एबल टू सर्वाइव, बिकॉज डार्विन हैज सेड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. सो यू विल हैव टू बी फिट in the current scenario. And current scenario is saying that okay, you will have to learn AI. If you will give wrong prompt to AI, you will get wrong answer. If you will feed wrong information to AI, you will get wrong result. AI will say okay, I did what you asked me.
But who is asking? Human. So jobs will not be going anywhere. ट्रू. अभी जैसे कि कहीं ना कहीं ये जो एस्पेक्ट है एआई को लेकर वो अभी इतना फैला नहीं जा रहा है जितना नेगेटिव साइड ही हुए कि जॉब जाएगी जाएगी ये वो. तो स्टूडेंट्स अपना कैसे करियर सिक्योर और माइंडसेट अपना कैसे पॉजिटिव रख पाए कि हाँ एट द एंड द जॉब्स विल बी देयर, द टास्क विल बी लेस. I should say 4 things. Number 1, don't stop learning. Whatever coming new, learn it. मैंने अपनी एक किताब में भी लिखा है, किसी ने मेरे से पूछा था कि सर बुढ़ापे की पहचान क्या है. तो किसी ने साथ में खड़े आदमी ने कहा कि जब शरीर थक जाए, जब दिमाग काम करना बंद कर दे, जब कुछ अच्छा नहीं लगे. तो उन सब की बातें सुन के मेरे दिमाग में एक बात आई और मैं उसको मानता हूँ कि नहीं, मेरा सोचना गलत नहीं है. मेरा ये मानना है कि यू बिकम ओल्डर द मोमेंट यू स्टॉप लर्निंग न्यू थिंग्स. When your desire of learning is ended, your youth is gone. You have become old. And if the person at the age of 99 years, and if he's regularly, willing to learn new things, doing new things, he is not considered to be an older person. तो पहली चीज, चाहे कैसा भी सिनेरियो हो, student should make their mind that we have to focus on continuous learning. Second thing, multidisciplinary skills develop करें. क्योंकि मैंने कहा ना मल्टीटास्किंग का जमाना है. तो मल्टीडिसिप्लिनरी स्किल्स अगर हमारी डेवलप होगी तो हम कभी भी आउट ऑफ मार्केट नहीं होंगे, हम कभी भी आउटडेटेड नहीं होंगे. राइट? इफ आई कांट ड्राइव ए कार, आई कैन ड्राइव ट्रक. इफ आई कांट ड्राइव ए ट्रक, आई कैन फ्लाई द एरोप्लेन. So if I have multidisciplinary skills, I will never be outdated from the market. Third thing, everybody should focus on building his or her personal brand. What you are known for. So what you can do only. Why you are the favorite person of everyone. So focus and try to build your personal brand, and for that luckily in current era platforms like LinkedIn is available. That is I believe personally that LinkedIn is such a platform where you can definitely build your personal brand in a beautiful way. You can showcase all your skills there, you can showcase your achievements there, and you can build a brand in a properly planned manner. So the third thing is building the personal brand. And fourth thing what students should do is stay adaptable, agile. Again, I will refer my book, The Corporate Hanuman, where I have given so many examples from the life of Hanumanji. And one most important example which every audience I think is aware of, going to Lanka to find out Sita Mata. Right? So prior to jumping or taking the big leap, he was not aware about his powers because of some curse. Because in childhood he was, making notorious activities, and some rishi got angry upon him, and he said, "Forget all your skills." Then somebody convinced the rishi that Hanuman has a purpose of life, and if you will curse him like this, so his purpose of life will be defeated. So then rishi also realized, yes, this is true. I made a mistake in my anger. So he rectified his curse. He said, okay, I can't take back my curse, but I make an clause, additional clause. If somebody will remind him when needed, then he will recall. तो जब
हिंद महासागर के इस पार हाँ, सारी वानर सेना बैठी थी, सब थके हारे रो रहे थे। बाज संपाति ने बता भी दिया था कि सीता माता को मैं देख तो पा रहा हूँ अशोक वन में बैठी है, लेकिन मैं अब इतना बूढ़ा हो गया कि समुद्र को पार करके जा नहीं सकता वहां, तो तुम में से ही किसी को जाना पड़ेगा। सो एवरीबडी वाज कंफ्यूज्ड, एवरीबडी वाज मेजरिंग देयर स्ट्रेंथ। अंगद ने कहा कि मैं जा तो सकता हूँ, इतना पावर तो है मुझ में, लेकिन मैं वापस आ नहीं सकता, माई स्ट्रेंथ विल बी ड्रेन्ड आउट। तो जामवंत जो बूढ़े हो गए थे उन्होंने कहा कि मेरे साथ भी यही है भैया, मैं छलांग लगा तो लूंगा, बट आई एम नॉट श्योर कि मैं समुद्र के उस पार गिरूंगा या समुद्र में ही गिरूंगा। सही बात। So everybody was disappointed. Hanuman ji was sitting in a corner, sad, depressed. Then all of the sudden, see the value of elderly people in our life. Jamwant recalled about the childhood curse and the remedy. And then he went to Hanuman ji and he said, "Oh my dear Hanuman, you don't know who you are. You don't know what skills and strength you possess. तुम तो अतुलित बल के धाम हो, है ना, याद करो अपनी शक्तियों को." और एज पर द ऋषिज बून वो उनको सब रिकॉल हो गया। अब रिकॉल तो हो गया, लेकिन एज इट इज सेड दैट द वे ऑफ सक्सेस या द जर्नी ऑफ सक्सेस इज नॉट विदाउट बैरियर्स, विदाउट हर्डल्स। तो हनुमान जी ने भी जब जंप किया तो रास्ते में उनको बहुत सारी रुकावटें आई, और उनमें सबसे बड़ी रुकावट थी सुरसा। सुरसा नाम की एक राक्षसी थी। अच्छा। तो जो समुद्र में रहती थी, ऑल ऑफ सडन शी emerged out of the sea and asked Hanuman, "You can't move further. I will kill you. You will become my food. मैं तुमको खाऊंगी, तभी मेरा वो भूख शांत होगी। तो तुम्हें तो मेरे पेट का आहार बनना पड़ेगा आज।" तो उसने हनुमान जी ने कहा कि देखो माँ, मैं समझता हूँ आपको भूख लगी होगी, खाओ आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा लीज टाइम दे दो, है ना, कि मैं राम जी का काम करने जा रहा हूँ, तो मैं एक बार सीता माता का पता लगा के राम जी को इन्फॉर्म कर दूं। आई प्रॉमिस आई विल कम बैक। तो सुरसा ने कहा कि ऐसा कभी होता है क्या, मेरे को बेवकूफ समझा है क्या? देन शी स्टार्टेड ट्राइंग कैच हनुमान जी एंड ईट। तो हनुमान जी वॉज एजाइल, एडेप्टेबल टू द सिचुएशन। So he just calculated, evaluated the situation, and he seen the mouth size of Sursa and increased his size double of that. कि लेखा कैसे खाएगी? तो सुरसा भी कम नहीं थी, उसने उनसे डबल साइज का मुंह बना लिया। तो ऐसे रामचरितमानस में कहा गया, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, और सतयोजन ते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लेना। जब उसका मुंह 100 कोस जितना खुल गया, तब हनुमान जी ने अपनी एजिलिटी, एडेप्टेबिलिटी दिखाते हुए तुरंत छोटा सा रूप लिया, घुस गए उसके मुंह में, पेट में चले गए, वापस बाहर निकल के आ गए। जब तक वो कुछ सोच पाती और अपना रूप वापस छोटा करती, तब तक तो उसके पेट में जाके वापस भी आ गए, और बोले कि माँ, अब तो आपकी इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे जाने दो। Then she was very happy to see his presence of mind, agility, adaptability, and she said, "I was here to test you only. Gods have sent me कि भाई हनुमान जी जा तो रहे हैं, लेकिन उनका टेस्ट तो करो, whether he has the competency and skills to deal with Ravan. तो मैं तो तेरा टेस्ट लेने आई थी, तुम बिल्कुल राम का काम करो, और मेरा वरदान है तुमको जाओ। तो चौथी चीज जो हमारे स्टूडेंट्स में आज के होनी चाहिए, चाहे कैसा भी सिनेरियो हो, इफ यू आर एडेप्टेबल, इफ यू आर एजाइल इनफ टू कन्वर्ट योरसेल्फ टू फेस द सिचुएशन इन अ पॉजिटिव मैनर, देन नथिंग कैन स्टॉप यू इन ग्रोइंग योर करियर। True. So now sir, we will finally proceed to a round कि जिसका हम रैपिडली आंसर करते रहेंगे। अच्छा। It would be a quick round.
अरे फंसाओगे आप मेरे को। अरे आप सोच सकते हो, सोचने का टाइम है, बट यू नो by this we will be giving audience a quick line to just rethink for themselves as well. Okay. So one career advice that you would like to give to every 20-year-old exists. Invest in skills and networking. Learning matters most. True. One skill you would learn if you were 22 again. If I was If you were 22 again. 22 years. In this era. In this era. I would not love to learn one thing only. Rather, I would love to learn two things. Data analytics and storytelling. The perfect blend. If I know how to analyze the data available with us, and if I can create a story around those data, I think these two abilities I lacked earlier. Even today, I'm not perfect on these things. So, if given a chance and I become 22 years old today, I would focus on these two things. Then, sir, a common mistake most fresher students make Where? in corporates, in learning. Okay. देखिए नॉर्मली मैंने जो महसूस किया है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, चाहे वो फ्रेशर्स जब इंटरव्यूज देने जाते हैं, चाहे वो इंटर्नशिप के लिए हों, चाहे वो जॉब के लिए हों, they talk more about what they want. They do not talk about what they can offer. So if you shift this, if you talk more about what you can offer, then the scenario will change. Yes, very true. So this is a big common mistake. This mistake should not be done. What you can offer is the best thing. What you want is, every time I want this much salary, I want family, work-life balance, I want a car, I want promotion after 2 years, I want a separate cabin, I want a separate laptop, so on. बहुत सारी चीजें। तो ज्यादातर हम लोग आज की जो जनरेशन का मैंने देखा है, most of them talk more about what they want. If instead they start talking what they can offer to the company, then the scene will change. True. And so the last question, career, stability and happiness. Okay. What should matter the most? I mean, it would vary for person to person. Person to person But vary. according to you, if you according to me and in general, I have seen lot of people growing in their career, shining and declining. I have a lot of people working for years and getting retired. I have seen a lot of people working day and night to achieve the economical freedom and so-called facilities and luxuries. But at the end of day, what I heard from almost all people, I normally ask many people, what is the one thing you missed throughout all your career, all the heights you were on? And the most common answer, not the 100% common, but I should say 80% of them said, we missed happiness. We were not happy. We were not contented. हम खुश नहीं थे और संतुष्ट नहीं थे। और आज भी हम इतना पैसा कमाने के बाद भी खुश नहीं है, क्योंकि उस पैसे का हम यूज नहीं कर सकते, अच्छा खा नहीं सकते, डायबिटीज हो गई है, हार्ट डिजीज हो गई है। सही बात है, अब यूटिलाइजेशन पॉसिबल नहीं, सैर सपाटे पे जा नहीं सकते, घुटने कमजोर हो गए हैं, पत्नी का देहांत हो गया है या पति का देहांत हो गया है, इसलिए अकेले कहाँ जाएं, loneliness, depression, so this is the most common thing which many people have told me in person, that this is the one thing they have missed throughout the life, and that is happiness. And that is where we should focus
maybe we can compromise with money part Hmm. for some uh, extent, but we should not compromise with our happiness. Hmm. And again, I come back to the beginning of the interview, Hmm. beginning of our discussion. If we are self-aware, Hmm. if we know what we want from life, Hmm. then we will never make this mistake. True. Then we will never look for happiness. Then we will always remain happy, Hmm. because what we are doing is giving us happiness. Hmm. But if what we are doing is giving us money, physical things, and not happiness, then it is of no use. Hmm. True. So, happiness. So that the question answer round got ended. Any final piece of advice you would like to give? No, I would just like to extend my heartfelt thanks to you for having such wonderful and productive discussion, I should say. You asked me some question which I was not able to properly answer, because all of a sudden you bombard me. And sir, you answered great. So, for anyone listening this podcast or this discussion, I would just want to convey this message that at any point of time in your life, you feel that I can assist you, I can help you, I can guide you, I can advise you. Hmm. You can always reach me. I'm always available. There is no fees barriers, Hmm. no monetary barriers. This is my CSR, Hmm. and I would be happy to assist within my limits. Whatever my limits, I can definitely do. And that is what I have learned from ancient Indian wisdom, Hmm. that okay, after some time in your life, it is your duty to return back to the society. Yes. And I'm facing that same phase. Hmm. So I'm always available. You can approach me through the Insight Lounge always. You can drop your messages. You can ask your questions at the platform of Insight Lounge. And I will be really happy to help you. Yeah. And thank you very much, Thank you, both of you, for having me on this wonderful discussion on this wonderful platform. No, sir. Thank you so much Thank for you. you to come.